हेलो दोस्तों, आज अपन इससे ऑर्गेनिक फार्मिंग टॉपिक पे बात करेंगे सेवरा एग्रो क्लासेस विराटनगर में। तो इसमें कि ऑर्गेनिक फार्मिंग होता क्या है और आजकल ज्यादातर फर्टिलाइजर का यूज हो रहा है, तो इससे कि सोइल भी खराब हो रही है। तो फर्टिलाइजर से तो इसमें ज्यादा बीमारी हर यूज अपन का कैंसर का, तो इसलिए अपन गवर्नमेंट भी इस पे, लेकिन ये कि छोटा जो सीमांत जो किसान है वो इससे वो अडॉप्ट नहीं कर सकता है। तो इसलिए कि अपन ये थोड़ा मुश्किल है कि 2-3 साल तक अपन इसको यूज करेंगे फसल में, या इस मृदा में, तो 2-3 साल इसका प्रभाव रहता है। जैसे गोबर की खाद देंगे तो उसमें कितना प्रभाव, यानी 2 से 3 ईयर तक। अगर इसको अपन फर्टिलाइजर यूज करेंगे सोयल में तो उनका प्रभाव ओनली 1 वीक यानी 1 सप्ताह उनका प्रभाव रहता है। तो इसलिए आज अपन बात करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग। और आजकल बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रचलन में चल रहा है। एग्रीकल्चर के बारे में बात करें तो इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग, पहले तो इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द, ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द, ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया है? ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द लॉर्ड वाल्टर, लॉर्ड वाल्टर नॉटबॉर्न, लॉर्ड वाल्टर और नॉटबॉर्न। और ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में भी क्वेश्चन आया हुआ कि ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द लॉर्ड वाल्टर नॉटबॉर्न। इसके बाद में कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसमें दूसरा है कि जैव गतिकी, ठीक आता है इसमें जैव गतिकी या बायोडायनेमिक, बायोडायनेमिक, बायोडायनेमिक फार्मिंग का जो सिद्धांत है, जैव गतिकी या बायोडायनेमिक खेती का सिद्धांत, सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने इसको प्रतिपादित किया है? इसमें जैव गतिकी, इसमें डॉक्टर रुडोल्फ स्टेनर, रुडोल्फ स्टेनर। और ये 1924, 1924। और ये कौन से? ऑस्ट्रिया कंट्री, ऑस्ट्रिया कंट्री का। तो ये कई बार इसमें जैव गतिकी या बायोडायनेमिक खेती का सिद्धांत, तो डॉक्टर रुडोल्फ स्टेनर 1924 से ऑस्ट्रिया। फिर इसके बाद में बात करेंगे अपन आधुनिक, आधुनिक ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, आधुनिक ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो ये सिद्धांत किसने? आधुनिक ऑर्गेनिक फार्मिंग खेती का सिद्धांत, खेती का सिद्धांत। तो आधुनिक का दिया इसमें, आधुनिक का है सर अल्बर्ट होवर्ड, सर अल्बर्ट होवर्ड, सर अल्बर्ट होवर्ड। इसे वैज्ञानिक ने दिया आधुनिक ऑर्गेनिक खेती का सिद्धांत। फिर इसके बाद में बात करेंगे अपन, तो इसमें कि नेचुरल फार्मिंग, ये आधुनिक का हो गया। इसमें जैव गतिकी ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द लॉर्ड वाल्टर नॉटबॉर्न। इसके बाद इसमें फादर ऑफ नेचुरल फार्मिंग, फादर ऑफ नेचुरल फार्मिंग, फादर ऑफ नेचुरल फार्मिंग, यानी नेचुरल फार्मिंग इसका फादर एम फुका का, एम फुका का, एम फुका का। दूसरे इसमें कई बार क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, फादर ऑफ, फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग सर अल्बर्ट होवर्ड, सर अल्बर्ट होवर्ड, सर अल्बर्ट होवर्ड। तो ये इसका जो अपन टर्मिनोलॉजी कौन से वैज्ञानिक ने कौन सा कई बार ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के हिसाब से, सुपरवाइजर या जेड आईसीआर बीएचयू ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब ये सबसे पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग जो खेती स्टार्ट हुई है वो ये यूरोप से 1930 में, सबसे पहले स्टार्ट हुई है यूरोप से 1930 में ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो सबसे पहले कहां से स्टार्ट हुई है ऑर्गेनिक फार्मिंग की खेती? बात करें तो यूरोप, यूरोप में 1930 में, 1900। कोई भी यूरोप में कहां से? इंग्लैंड, इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ है सबसे पहले इसकी खेती
2 में 1930 में। अब बात करेंगे अपन इसको कि इंडिया में इसका जो सेंटर कहाँ है, यानी ऑर्गेनिक जैविक खेती का केंद्र, जैविक खेती का केंद्र, बात करेंगे इसको केंद्र कहाँ है, जैविक NCOF, NC यानी नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग गाजियाबाद, गाजियाबाद, गाजियाबाद यूपी, गाजियाबाद। और इसकी स्थापना 2004, इसकी स्थापना कब हुई है, 2000। जैविक खेती का जो केंद्र है नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। फिर इसके बाद में बात करेंगे अपन, ये पूर्ण कार्बनिक जो राज्य कौन सा बना है इंडिया में, पूर्ण कार्बनिक राज्य, पूर्ण कार्बनिक राज्य, पूर्ण कार्बनिक जो राज्य है, पूर्ण कार्बनिक जो राज्य है ये सिक्किम। कौन सा राज्य है, सिक्किम। ये कब बना, 18 जनवरी 2016, 2016, 18 जनवरी 2016 को पूर्ण कार्बनिक यानी टोटल ऑर्गेनिक स्टेट। इसके बाद में करेंगे बात इसमें, यानी ऑर्गेनिक पहला इसमें कौन सा राज्य है, पहला राज्य कार्बनिक का कौन सा, पहला राज्य कौन सा, पहला राज्य है उत्तराखंड, पहला कौन सा है, उत्तराखंड। फिर इसके बाद करेंगे सबसे ज्यादा कौन से राज्य में इसका एरिया या क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कौन से राज्य में, एरिया या क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है MP, कौन से में, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो ये अपन ने से मोटे मोटे तौर पे बात की है इंडिया में पूर्ण कार्बनिक टोटल जो राज्य है सिक्किम, 18 जनवरी 2016 पहला राज्य बना उत्तराखंड। फिर जो एरिया या क्षेत्रफल है ऑर्गेनिक फार्मिंग में तो सबसे ज्यादा कौन सा है, मध्य प्रदेश। अगर राजस्थान की बात करें अपन, तो राजस्थान में कौन सा जिला है जो कार्बनिक जिला है, वो है डूंगरपुर। राजस्थान में कौन सा जिला है, राजस्थान में कार्बनिक जिला, कार्बनिक जिला बात करें तो इसमें है डूंगरपुर। कौन सा है, डूंगरपुर, कौन सा इसमें है, डूंगरपुर जिला है। तो इसमें बात करें तो इसमें इसका जो राजस्थान में इसका सेंटर कहाँ है, इसका अगर इसका बात करें केंद्र कहाँ है, झालावाड़। तो राजस्थान में इसका केंद्र, राजस्थान में केंद्र, ये केंद्र कहाँ है, झालावाड़, कहाँ है इसका, झालावाड़। ये इसमें अपने बात की इसके ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, कहाँ इसका सेंटर है, कहाँ से स्टार्ट हुआ है और कितना इसमें इंडिया में कौन सा पहला राज्य है, ये अपने बात की इसमें मोटे तौर पे। अब बात करेंगे अपन ऑर्गेनिक फार्मिंग के इसमें बाद में बात करेंगे अपन गोबर की खाद, इसके बारे में बात करेंगे अपन गोबर की खाद, FYM बात करेंगे अपन टॉपिक गोबर की खाद, गोबर की खाद, इसको इंग्लिश में बोलते हैं FYM, FI फार्म यार्ड मैन्यूर, फार्म यार्ड मैन्यूर। अब इस गोबर की खाद में कई बार क्वेश्चन आता है कि ज्यादा जेट में केमिस्ट्री में, जैसे इसकी गोबर की खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, नाइट्रोजन तो इसमें 0.5%, फास्फोरस 0.2 और पोटास 0.5। तो ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कई बार पूछा जाता है कि गोबर की खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। अब इसके तीन अवयव है, इसमें गोबर की खाद की बात करें तो तीन अवयव है इसमें, मूत्र, बिछावन और गोबर, मूत्र, बिछावन और गोबर। अब इसकी बनाने की विधियां, बनाने की विधियां, और बनाने की विधियां भी तीन होती है इसमें, गोबर की खाद बनाने की विधियां भी कितनी होती है, तीन। पहला इसमें है यानी वर्तमान प्रचलित विधि, वर्तमान प्रचलित विधि, वर्तमान। अब ये क्या होती है वर्तमान, जैसे अपन खुला जो ओपन खेत होता है या फील्ड होता है उससे भी खेत पर सीधा गोबर डालते बिना गड्ढे खोदकर,
लेकिन बट इसमें नाइट्रोजन या जितना भी पोषक तत्व है उसका लॉस होता है, इसलिए ये नुकसानदायक है। तो दूसरी बात करेंगे अपन संशोधित गड्ढा विधि। संशोधित गड्ढा विधि, संशोधित गड्ढा विधि। अब ये गोबर की दूसरी, लेकिन इसमें क्या अपन जैसे कोई भी खेत होता है उसमें अपन गड्ढा खोदते हैं, गड्ढा खोदने के बाद में उसमें पहले जैसे वनस्पति जब अवशेष पदार्थ बिछा हुआ है, फिर मूत्र इसमें बिछा हुआ है, फिर गोबर, फिर इसमें पानी का स्प्रे करते हैं। ऐसे अपन वन बाय जब तक वो गड्ढा भर जाए, फिर उसके बाद में अपन उसको मिट्टी से लेप कर देते हैं। मिट्टी से क्या कर देते हैं? लेप। लेकिन अब तीसरी कौन सी इसमें है? ट्रेंच विधि। तीसरी कौन सी है? ट्रेंच विधि। ट्रेंच, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट विधि है ट्रेंच विधि गोबर की खाद बनाने की। और ये डॉक्टर सी एन आचार्य, किसके द्वारा? डॉक्टर सी एन आचार्य के द्वारा विकसित की गई। सी एन आचार्य के द्वारा, कई बार क्वेश्चन आता है कि ट्रेंच विधि कौन से वैज्ञानिक? डॉक्टर सी एन आचार्य के द्वारा डेवलप की गई है और ये गोबर की खाद बनाने की सबसे अच्छी विधि है। अब इसमें ट्रेंच का मतलब होता है खाई बनाना। ट्रेंच का मतलब होता है खाई। अपन पूरा गड्ढा बनाकर इसमें, जिसमें इसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की मात्रा भी अधिक पाई जाती है। तो ये इसके बाद में बात करेंगे अपन। ये तो पूरा हो गया, अपन ने पढ़ा है गोबर की खाद के बारे में मोटे मोटे तौर पे होता क्या है इसमें। जैसे यही क्वेश्चन आता है नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास बनाने की विधियां, कौन कौन सी इसकी विधि है। अब इसके बाद में बात करेंगे अपन कंपोस्ट। बात करेंगे कंपोस्ट। तो कंपोस्ट में पहली बात तो कंपोस्ट होती क्या इसकी, अगर बात करें परिभाषा, डेफिनेशन क्या है इसकी परिभाषा, तो कंपोस्ट एक जैव रासायनिक क्रिया है। कंपोस्ट एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है। कंपोस्ट एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें जिसमें वायवीय तथा जिसमें वायवीय तथा अवायवीय जीवाणु, वायवीय तथा अवायवीय जीवाणु कार्बनिक पदार्थों का विघटन करके बारीक खाद बनाते हैं। बारीक खाद बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं अपन? कंपोस्ट। ये कई बार इसकी परिभाषा, कंपोस्ट एक जैव रासायनिक अभिक्रिया। ये क्या है? कि अभिक्रिया जिसमें वायवीय तथा अवायवीय जीवाणु कार्बनिक पदार्थों का विघटन करके क्या बनाते हैं? बारीक खाद। तो इसमें वायवीय, एरोबिक और एनारोबिक, तो इसमें जो खाद तैयार होते हैं उसको क्या कहते हैं अपन? कंपोस्ट। क्या कहते हैं इसको? अब ये भी तीन, इसके बनाने की भी विधियां तीन है। कितनी विधियां इसकी? तीन। एक तो सुबह में बेंगलोर विधि, एक तो इसमें है बेंगलोर विधि, दूसरे इसमें इंदौर। इसकी बनाने की भी तीन विधियां है। बनाने की तीन विधियां, तीन विधियां है। अब इसमें पहली इसमें है, एक तो इसमें बेंगलोर विधि, बेंगलोर। दूसरी दे रखी इसमें इंदौर, इंदौर विधि। तीसरी दे रखी इसमें नाडेप विधि, तीसरी दे रखी इसमें नाडेप विधि। अब ये नाडेप विधि नाम से कि महाराष्ट्र के कर्षक का एक किसान कर्षक नाडेप काका के द्वारा विकसित है। इसके द्वारा एक नाडेप काका के द्वारा विकसित किया गया। महाराष्ट्र के कर्षक जो ये काका कहाँ का था? महाराष्ट्र। कौन से राज्य का था? महाराष्ट्र। तो ये नाडेप विधि नाडेप काका के द्वारा महाराष्ट्र से विकसित की गई है। ये इंदौर विधि है, इंदौर से। जबकि बेंगलोर विधि डॉक्टर, ये बेंगलोर में
ये इंदौर है, बेंगलोर ये डॉक्टर सी एन आचार्य के द्वारा, ये भी डॉक्टर किसके द्वारा, सी एन आचार्य के द्वारा, सी एन आचार्य के द्वारा डेवलप की गई है। जबकि इंदौर विधि ये यशवंत डी वाडिया, यशवंत, ये 1924 से 1931 के मध्य बेंगलोर, इसमें इंदौर में वास्तविक विद्या, बेंगलोर, इंदौर और नाडेड, और इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है नाडेड विधि, इसमें वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट विधि है नाडेड। या पढ़ने मोटे मोटे 3 विधि है इसमें। अब इसके बाद में बात करेंगे अपन वर्मी कंपोस्ट, कौन से बात करेंगे, वर्मी कंपोस्ट। अब वर्मी कंपोस्ट भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। वर्मी वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, जो केचुए से जो खाद तैयार होती है उसको क्या कहते हैं अपन, वर्मी कंपोस्ट। जो केचुए से जो खाद तैयार होती है उसको क्या कहते हैं, वर्मी कंपोस्ट। केचुए से खाद तैयार होती है, तैयार होती है, उसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, उसे वर्मी कंपोस्ट। अब इसमें वर्मी कंपोस्ट में कई बार आता है कि इसमें जैसे पढ़ेंगे अपन राजस्थान, इसमें भी तीन, केचुए भी 3 प्रकार के होते हैं। केचुए भी कितने प्रकार के होते हैं, 3, एपिजिक, इंडोजिक और डायोजिक। एपिजिक, इंडोजिक और डायोजिक। अब ये केचुए भी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। जिसमें केचुए कई बार एग्जाम, इसमें पहला इसमें एपिजिक, कौन सा है, पहला केचुआ इसमें एपिजिक। अब एपीजी की अगर अपन बात करें एक बार, इसमें एपीजी ये मृदा में 1 से 3 मीटर की गहराई में रहते हैं। कितना डेप्थ एरिया, 1 से 3 मीटर की गहराई में। जो एपीजी केंचुए होते हैं ये 70 यानी 90% तो खाते हैं क्या, 90% तो खाते हैं क्या, कार्बनिक पदार्थ, और 10% क्या खाते हैं, मिट्टी। क्या खाते हैं, 10% खाते हैं मिट्टी। और ये केंचुए यानी वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए सबसे अच्छे केंचुए हैं एपीजी। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए कौन से केंचुए हैं, एपीजी। और इसकी कई प्रजातियां, जैसे राजस्थान के लिए आइसिनिया फोएटिडा, आइसिनिया फोएटिडा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रजाति है राजस्थान के लिए, जो राजस्थान के जलवायु या उसके क्लाइमेट के लिए। और इसमें दूसरी इसकी प्रजाति है फेरेटिमा एलोंगेटा, फेरेटिमा एलोंगेटा। अब इसमें एक एक के बारे में अपन बात करेंगे थोड़ा, एपीजी, इंडोजी और डायोजी। अब इसमें जैसे एपीजी के एपीजी, अब इसमें क्या है, यह केंचुए मृदा में 1 से 3 मीटर, 1 से 3 मीटर की गहराई में रहते हैं, गहराई में रहते हैं, 1 से 3 मीटर की गहराई में रहते हैं केंचुए एपीजी। और 90% कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ व 10% मिट्टी खाते हैं। 10% क्या करते हैं, मिट्टी खाते हैं। और जैसे इसमें, और ये एपीजी जो केंचुए होते हैं ये वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए उपयोगी है। वर्मी वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए, बनाने के लिए, बनाने के लिए उपयोगी है। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए कौन से, कई बार एग्जाम में आता है कि वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए कौन से केंचुए, एपीजी। और ये मृदा में कितनी गहराई करते हैं, 1 से 3 मीटर, 1 से, और 90% क्या खाते हैं, कार्बनिक पदार्थ। और 30% और 10% क्या खाते हैं, मिट्टी। 10% क्या खाते हैं। अब इसकी जैसे उदाहरण पढ़ेंगे, एग्जाम्पल प्रजाति है। अब इसमें जो प्रजातियां हैं, एक तो इसमें आइसिनिया, आइसिनिया फोएटिडा, आइसिनिया फोएटिडा।
आइसिनिया फोएटिडा। और दूसरी में ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रजाति है जो राजस्थान की परिस्थितियों के लिए, राजस्थान की जो जलवायु के लिए, राजस्थान के लिए कौन सी प्रजाति सबसे बेस्ट है? आइसिनिया। ये राजस्थान के लिए सबसे बेस्ट प्रजाति है, राजस्थान के लिए आइसिनिया फोएटिडा। और एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि राजस्थान की फसलों के लिए कौन सा केचुआ है? आइसिनिया। और दूसरा इसमें पेरेटिमा एलोंगेटा। पेरेटिमा पेरेटिमा एलोंगेटा, ये भी इसकी प्रजाति है, इसी में पाई जाती है। इसमें एपीजी। अब पढ़ेंगे अपन इंडोजी। अब कौन सा पढ़ेंगे अपन? ये इसमें एपीजी के बारे में। अब इंडोजी, इंडोजी दूसरा इसमें इंडोजी। इंडोजी ये केचुआ तो है, ये भी जो मर्दा में ये 3 मीटर की जो इसमें डेप्थ एरिया है, यह 3 मीटर से अधिक की गहराई में, 3 मीटर से अधिक गहराई में पाए जाते हैं। 3 मीटर से अधिक की गहराई में पाए जाते हैं। और जो इंडोजिक जो केंचुए होते हैं, ये इसमें जो 70% तो 70% मिट्टी खाते हैं, 70% मिट्टी खाते हैं। वह 30% वह 30% कार्बनिक पदार्थ, 30% कार्बनिक पदार्थ। 30% कार्बनिक पदार्थ खाते हैं। और ये मृदा में सबसे अधिक गहराई में रहते हैं। और सबसे ज्यादा जल निकास के लिए इंडोजिक केचुए, जल निकास के लिए कौन से केचुए? इंडोजिक। जल निकास के लिए, जल निकास के लिए उपयोगी है, जल निकास के लिए उपयोगी है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जल निकास के लिए कौन से केचुए? इंडोजिक। जल निकास के लिए उपयोगी है। वाटर ड्रेनेज के लिए कौन सा है? इंडोजिक। तो ये इसमें कई बार क्वेश्चन है, कितनी मीटर की गहराई में? 3 मीटर। कितनी मीटर की? और ये कितना परसेंट मिट्टी खाते हैं? 70। और कार्बनिक पदार्थ कितना? 30। और जल निकास के लिए कौन सी केचुए? इंडोजिक। और तीसरा कौन सा है? डायोजिक। डायोजिक होता है जो इंडोजिक और एपिजिक दोनों के मध्य पाए जाते हैं, उसका ऊपर क्या कहते हैं? डायोजिक। क्या कहते हैं इसमें? डायोजिक। अब इसमें जैसे तीसरा है डायोजिक, डायोजिक। अब ये केचुए क्या होते हैं? जो एपिजिक और इंडोजिक दोनों के मध्य पाए जाते हैं। एपिजिक व इंडोजिक दोनों के मध्य पाए जाते हैं, दोनों के मध्य पाए जाते हैं। और ये भी मृदा में 1 से 3 मीटर की गहराई में रहते हैं, 1 से 3 मीटर की गहराई पाई जाती है, 1 से 3 मीटर की गहराई में पाए जाते हैं सोइल में। ये केचुए के अपन ने पढ़े प्रकार। अब इसमें जैसे कई राजस्थान के आइसिनिया फ्रूटिडा, अगर बात करेंगे बेसिक, अगर बात करेंगे केचुआ, केचुआ को टेम्परेचर तापमान चाहिए, केचुआ को कितना तापमान चाहिए? अगर बात करें टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना चाहिए? 25 से 30। अगर केचुआ को बात करें अपन नमी, इसको जो मॉइस्चर नमी चाहिए इसको 30%, कितना चाहिए इसको? नमी 30। केचुआ का तापमान 25 से 30 और जबकि इसको नमी 30। नमी कितना चाहिए इसको? 30। अगर केचुआ की बात करें, केचुआ अगर बात करें इसका जूलॉजिकल या वैज्ञानिक आइस में पेरेटिमा पोस्टुमा, पेरेटिमा पोस्टुमा। केचुआ में जो टोटल जो खंड होते हैं, अगर इसकी बात करें 100 से 120 खंड, कितने खंड होते हैं टोटल इसमें? 100 से 120 खंड पाए जाते हैं। टोटल कितने केचुआ में खंड पाए जाते हैं? 100 से 120 खंड पाए जाते हैं टोटल केचुए में। और ये ज्यादातर जो छायादार है या नमी है वहां पर ज्यादा एक्टिव या क्रियाशील होते हैं। और राजस्थान में आइसिनिया फ्रूटिडा, उसके बारे में दे रखा है कि ये केचुआ कितने दिन में तैयार? एक केचुआ 6 माह में 250 केचुआ। और ये वर्मी कंपोस्ट 60 दिन में तैयार होती है, 2 महीने में जो इसकी खाद होती है 2 महीने में तैयार हो जाती है। अब इसके बाद में जैसे ग्रीन मैन्योरिंग, हरी खाद, हरी खाद के बारे में भी, जैसे हरी खाद किसे कहते हैं? हरी खाद का उसका बेनिफिशियल क्या है? हरी खाद के बारे में भी ग्रीन मैन्योरिंग। अब उसमें भी
इसकी कई बार परिभाषा कौन सी क्रॉप कौन सी फसल के लिए ग्रीन खाद, जैसे हरी खाद, हरी खाद ग्रीन मैन्योरिंग, ग्रीन मैन्योरिंग। अब ये ग्रीन मैन्योर हरी खाद होता है क्या है, हरी खाद जैसे अपन दलहनी व अदलहनी फसलों को फूल आने की अवस्था में उसी खेत में बुआई कर दबाने की क्रिया को क्या कहते हैं, हरी खाद, जिससे पोषक तत्वों को उसमें, जैसे पोषक तत्व उसमें उपलब्ध कराते हैं मृदा में या पौधे के लिए। और हरी खाद का सबसे बेस्ट एग्जांपल है एक तो इसका सनई, सनई है, और सनई का बोटनी का क्रोटोलेरिया जुन्सिया, क्रोटोलेरिया जुन्सिया, क्रोटोलेरिया जुन्सिया। दूसरा इसमें ढेचा, ढेचा क्या होता है, ढेचा ये भी इसका बोटनी का सस्पेनिया रोस्टाटा, सस्पेनिया रोस्टाटा। लेकिन ढेचा का कई बार एग्जाम में आता है कंपटीशन में, धान की फसल के लिए सबसे बेस्ट है, धान की फसल के लिए सबसे बेस्ट अगर हरी खाद कौन सी है, ढेचा, क्योंकि इसमें जो ढेचा अपन धान में देते हैं, क्यों जब अपन धान की पडलिंग करते हैं बुआई, तो उसमें ढेचा को अपन हरी खाद के रूप में ग्रो करते हैं, ग्रो करने के बाद में उसी खेत में अपन जुताई करके दबाने की क्रिया को भी ब्राउन मैन्योरिंग, क्या कहते हैं उसको, ब्राउन मैन्योरिंग। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में भी आया इसमें, एमएससी पीएचडी ब्राउन मैन्योरिंग कौन सी क्रॉप में करते हैं अपन, धान की फसल में, दूसरी फसल में ढेंचा उगाकर उसी खेत में जो दबाने की क्रिया जुताई कर उसको कहते हैं अपन ब्राउन मैन्योरिंग। फिर इसके बाद में जैसे लोबिया ग्वार भी है, लोबिया, लोबिया ग्वार, ग्वार है साइमोप्सिस टेट्रागोनोलेबा, ग्वार क्या है, साइमोप्सिस टेट्रागोनोलेबा। लेकिन इसका भी एक बेस्ट राजस्थान में इसमें क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की कौन सी फसल है जो ग्वार से जो गम या गोंद रीजन के लिए कौन सी है, ग्वार, सबसे ज्यादा गम रीजन प्राप्त करने के लिए ग्वार, साइमोप्सिस टेट्रागोनोलेबा। ये हरी खाद दो प्रकार से मिलाते खेत में, एक तो इन सितु मेथड, यानी उसी खेत में अपन हरी खाद को बुआई कर या जुताने के हल के द्वारा उसको जुताने की क्रिया को क्या है, इन सितु। एक होता है कि अपन दूसरी विधि बाहर से पत्तियां लाकर या दूसरे उसमें अपन खेत में मिलाना, ये दो तरह से दो विधियां होती है हरी खाद के बारे में। अब तीसरा इसमें दे रखा है कि जैसे हरी खाद हो गया, आप एक इसमें बायो फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर जैसे जैव उर्वरक, मोटे मोटे तौर पे इसमें जैव उर्वरक क्या होता है, बायो फर्टिलाइजर, जैव उर्वरक, बायो फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर, जैव उर्वरक। अब ये जैव उर्वरक क्या होता है कि जैसे वायुमंडल से नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं, वायुमंडल से नाइट्रोजन फिक्सिंग करने का कार्य भी कौन है, जैव उर्वरक। और ये इसमें एक जो घुलनशील फास्फोरस को क्या करते हैं, घुलनशील, जिससे सुगमता से आसानी से पौधे को प्राप्त हो जाए पोषक तत्व। तो जैव उर्वरक अपन बात करें जैसे दलहनी फसल में, दलहनी फसल में कौन सा जैव उर्वरक काम करता है, अपन राइजोबियम, कौन सा लेते हैं, राइजोबियम। दलहनी फसल में कौन सा यूज करते हैं, राइजोबियम। अगर बात करें अदलहनी, अदलहनी फसल में अपन यूज करते हैं एजोटोबैक्टर, एजोटोबैक्टर, एजोस्पर्लम, एजोस्पर्लम, ये अपन दो यूज करते हैं अदलहनी फसलों में। अगर बात करें कि चावल राइस में, चावल में अपन यूज करते हैं नील हरी शैवाल, नील हरी शैवाल और एजोला, नील हरी शैवाल, एजोला। इनमें से क्वेश्चन आता है कि दलहनी अदलहनी चावल, इसमें बायो फर्टिलाइजर। अब राइजोबियम, राइजोबियम एक तो होता है इनको प्रयोग करने की विधि, राइजोबियम अपन तीनों एजोटोबैक्टर एजोस्पर्लेसिस को फील्ड में अपन प्रयोग कर सकते हैं। एक तो इसमें होता है कि पानी लेकर पानी में क्या गुड़ मिलाते हैं, गुड़ मिलाने के बाद में इसको अपन गर्म करके फिर उसको क्या करते हैं, ठंडा, और जितना अपन को प्रति हेक्टर बीज चाहिए कोई भी क्रॉप का, उसको अपन एक पॉलीथीन की चादर पर क्या बिछा देते हैं। पॉलीथीन की चादर पर बिछाने के बाद में एक इसका जो पैकेट होता है कल्चर का, एक पैकेट, एक पैकेट का जो उसमें वजन होता है 200 ग्राम, कितना होता है 200 ग्राम, और अपन को एक हेक्टेयर में चाहिए 3 पैकेट, कितना चाहिए 3 पैकेट, तो 3 पैकेट का कितना हो गया 600 ग्राम वजन, कितना हो गया 600 ग्राम। तो कई बार एक क्वेश्चन भी पूछ लेता है कंपटीशन एग्जाम में
एक हेक्टेयर के लिए कितना राइजोबियम कल्चर 600 ग्राम और कितने पैकेट 3। अब उस पॉलीथीन को अपन बिछाएंगे बीज को, फिर उसके ऊपर अपन राइजोबियम और ये गुड़ का जो अपन लेप बनाया उसको मिलाकर फिर उसको मिक्स करके उसको सुखाकर अपन बीज की बुआई करते हैं। ये तीनों का सेम है, तो पानी की डोज या अलग अलग अपन इसमें यूज करते हैं। अब इसमें दे रखा है चावल, चावल तो इसमें नीलहरी शैवाल या एजोला, कई बार नीलहरी शैवाल, इसका दूसरा नाम है साइनोबैक्टीरिया। क्या नाम इसका? साइनोबैक्टीरिया। ये भी जेट में क्वेश्चन पूछा हुआ बायो के अंदर, यानी नीलहरी शैवाल का दूसरा नाम क्या है? साइनोबैक्टीरिया। और नीलहरी शैवाल में एक स्ट्रक्चर या संरचना पाई जाती है, उसको क्या नाम उसमें जो नाइट्रोजन फिक्सिंग करती है? हीटेरोसिस्ट। इसी की वजह से नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है नीलहरी शैवाल, इसमें स्ट्रक्चर और पाई जाती है हीटेरोसिस्ट, इसकी वजह से नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है। अब इसकी भी नाइट्रोजन फिक्सिंग इसके भी चार प्रजातियां होती है, एनाबिना, नोस्टाक, साइटोनिया, एसिलेटोरिया। ये चार प्रजाति होती है नीलहरी शैवाल की। कितनी प्रजाति होती है? 4। तो इसमें अपन धान की फसल में यूज करते हैं दोनों, एजोला और ये बीजीए ब्लू ग्रीन एलबी नील। अब एजोला में क्या होता है? जलीय कण होता है। एजोला क्या होता है? एजोला क्या होता है? जलीय कण, जलीय कण। और ये भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जलीय कण किसे कहते हैं? एजोला। एजोला का जलीय, तो ये भी धान की फसल में अपन यूज करते हैं। कितना? जैसे एक हेक्टेयर में 0.5 से 1 टन प्रति हेक्टेयर ये अपन यूज करते हैं। 0.5 से 1 टन प्रति हेक्टेयर अपन यूज करते हैं अपन एजोला जलीय कण। तो ये भी नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है 40 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है, फिक्सिंग नाइट्रोजन कितना करता है? 40 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है एजोला। और इसकी भी जो प्रजाति होती है एजोला पिन्नाटा, एजोला पिन्नाटा, एजोला पिन्नाटा। एक इसमें एजोला माइक्रोफिला, एजोला एजोला माइक्रोफिला, माइक्रोफिला, एजोला माइक्रोफिला। तो ये इसमें अपन बात किया बायो फर्टिलाइजर, ग्रीन मैन्यूरिंग, वर्मी कंपोस्ट, कंपोस्ट, गोबर की खाद। ये अपन ने ऑर्गेनिक फार्मिंग या इसके बारे में अपन पूरा डिस्कस किया। ओके, थैंक यू।